bacteria, shape of bacteria, and in this video lecture I will discuss about cell envelopes of bacteria. इसके पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैक्टीरिया, शेप ऑफ बैक्टीरिया एंड रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया. रिप्रोडक्शन में हम लोगों ने देखा था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन, तो उन सभी की मेथड जो है डिस्क्राइब की गई हैं. उन लेक्चर की लिंक इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, आप लोग इजीली यहाँ से देख सकते हैं. दोस्तों प्रीवियस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उसकी भी एक सेपरेट लेक्चर तैयार कर दिया गया है. उस लेक्चर की भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, तो आप लोग इजीली यहाँ से देख सकते हैं. दोस्तों लेक्चर को देखिए, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो उसको नोट डाउन करिए. तो आइए स्टार्ट करते हैं सेल एनवेलप. तो हमको सबसे पहले पता होना चाहिए सेल एनवेलप होता क्या है. ओके तो ये क्या है कि प्रोटोप्लाज्म की आउटर कवरिंग जो होती है. अब प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है हमारे पास साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, जब हम लोग यूकैरियोटिक सेल पढ़ते हैं, बट यहाँ पे न्यूक्लियस तो होता नहीं बैक्टीरिया के केस में. तो जो भी इसका प्रोटोप्लाज्मिक मटेरियल है उसके ऊपर जो भी मेम्ब्रेन है, चाहे प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो, सेल वॉल हो, या सेल वॉल के ऊपर भी अगर कवरिंग होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स. क्या बोलते हैं? ग्लाइकोकैलिक्स. तो आप ये समझ सकते हैं कि outer covering of protoplasm of bacterial cell is called cell envelope. ओके वो क्या होती है? सेल एनवेलप होती है. मतलब हम इसमें कह सकते हैं सेल एनवेलप में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में पढ़ेंगे, सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे एंड सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे. ओके तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ग्लाइकोकैलिक्स. ग्लाइकोकैलिक्स होता क्या है, कौन कौन से केमिकल कंपोनेंट होते हैं ग्लाइकोकैलिक्स के बनाने में, ये हम लोग देखेंगे. और ऑन द बेसिस ऑफ देयर हार्डनेस एंड स्टिफनेस ये कितने तरीके का होगा, कैप्सूल होगा या स्लाइम लेयर होगा, तो ये जो है इसके जो है डिफरेंट टाइप्स भी हम लोग देखेंगे. या कैप्सूल होगा, ये उस जिन बैक्टीरिया में कैप्सूल प्रेजेंट मतलब ग्लाइकोकैलिक्स प्रेजेंट होगा उसका क्या बेनिफिट है, ये हम लोग देखेंगे यहाँ पे. तो ग्लाइकोकैलिक्स क्या होता है? It is thick, high molecular weight secretory substances and is present in many bacteria external to cell wall. ओके ये क्या होता है? बहुत सारी बैक्टीरिया में सेल वॉल के ऊपर प्रेजेंट होता है. हम ये भी कह सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि हर एक बैक्टीरिया के पास ग्लाइकोकैलिक्स हो, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा बैक्टीरिया होते हैं जिनके पास ग्लाइकोकैलिक्स होता है. इट इज़ कंपोज्ड ऑफ पॉलीसैकेराइड एंड पॉलीपेप्टाइड और बोथ, मतलब या तो पॉलीसैकेराइड होगा या पॉलीपेप्टाइड होगा या दोनों होगा. अब पॉलीसैकेराइड मतलब हमारे पास कार्बोहाइड्रेट के पॉलीमर होंगे, पॉलीपेप्टाइड मीन्स हमारे पास अमाइनो एसिड का सीक्वेंस होगा. तो ये दोनों से भी मिलकर के बन सकता है ग्लाइकोकैलिक्स. अब हम लोग टर्म यूज करते हैं कैप्सूल एंड स्लाइम लेयर. ओके अब ये कैप्सूल क्या है, स्लाइम लेयर क्या है? तो कुछ हमारे पास क्या होती है, जो ये ग्लाइकोकैलिक्स होती है वो रिजिड ऑर्गेनाइज्ड होती है अबव सेल वॉल, उसको हम लोग बोलते हैं कैप्सूल. ओके और जो हमारे पास क्या कहते हैं लूजली अटैच्ड होती है सेल वॉल से, या कह सकते हैं हार्ड नहीं होती ज़्यादा, वो होती है हमारे पास स्लाइम लेयर. ओके अब जैसा कि मैंने बताया, क्या सभी बैक्टीरिया के पास क्या कहते हैं कैप्सूल होता है? तो जो हम लोग पढ़ते हैं ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट, तो पे देखते हैं कि कुछ वायरुलेंट बैक्टीरिया होती हैं, कुछ नॉन वायरुलेंट बैक्टीरिया होती हैं. तो वायरुलेंट बैक्टीरिया के पास क्या होता था? कैप्सूल होता, जिनको हम लोग बोलते थे कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया. ओके तो ये कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया का जो है मेन फंक्शन क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है? अगर ये कैप्सूल प्रेजेंट होगा बैक्टीरिया पे, ओके मान लीजिए अगर ये कैप्सूल है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये सेल वॉल के ऊपर ये कैप्सूल है, तो इसका क्या इंपॉर्टेंस है उस बैक्टीरिया में? तो इसका इंपॉर्टेंस ये होता है कि इट मेक्स सम पैथोजेनिक बैक्टीरिया रेजिस्टेंट टू फैगोसाइटोसिस. मतलब अगर जिन बैक्टीरिया के पास कैप्सूल होगा वो होस्ट सेल के जो वहाँ पे क्या कहते हैं फैगोसाइटिक मैकेनिज्म होगा उससे वो स्केप कर जाएंगे, बच जाएंगे. ओके और वहाँ पे क्या करेंगे? इनहेंस देयर वायरुलेंस, मतलब वहाँ पे इन्फेक्शन कॉज करेंगे. ओके तो हम कह सकते हैं कैप्सूल का क्या फंक्शन है? इट प्रोवाइड रेजिस्टेंट टू बैक्टीरिया फ्रॉम फैगोसिटिक सेल ऑफ होस्ट सेल. होस्ट सेल की फैगोसिटिक सेल जो होती हैं उनसे ये क्या कर जाता है? बच जाता है, स्केप कर जाता है, फैगोसाइटोसिस नहीं होती. ओके और मेनली जो हमारे पास कैप्सूल होता है, मोस्ट ऑफ कैप्सूल वो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं. क्या होते हैं? पॉलीसैकेराइड्स होते हैं. बट
कैप्सूल ऑफ सम बैसिलस, जैसे बैसिलस फॉर एग्जांपल बैसिलस एंथ्रेसिस, कौन सा बैक्टीरिया, बैसिलस एंथ्रेसिस, इसमें जो कैप्सूल होता है इट कंसिस्ट ऑफ पॉलीपेप्टाइड एंड मेनली पॉली डी ग्लूटामिक एसिड। ओके, यहाँ पे क्या होता है, किसका बना होता है, पॉलीपेप्टाइड का, और पॉलीपेप्टाइड में जो हमारे पास पॉलीपेप्टाइड चेन जब बनाएंगे, इस तरीके से पॉलीपेप्टाइड की चेन बनेगी, तो वहाँ पे जो अमाइनो एसिड्स होगा वो क्या होगा, पॉली डी ग्लूटामिक एसिड्स होंगे। ओके, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो आपने देखा ग्लाइकोकैलिक्स क्या होती है, इसको हम लोग म्यूसिलेजिनस शीथ भी बोलते हैं, और ये सेल वॉल के ऊपर प्रेजेंट होती है, या तो ये कैप्सूल हो सकती है या तो स्लाइम लेयर हो सकती है। कैप्सूल या स्लाइम लेयर उनके हम लोग टफनेस और उसमें केमिकल कंपोनेंट सब्सटेंस के बेसिस पे बोलेंगे। कैप्सूल जो होती है वो हार्ड होती है। ओके, और ये जो होते हैं मेनली पॉलीसैकेराइड की बनी होती है, लेकिन बैसिलस में किसकी बनी होती है, पॉली पेप्टाइड की, और वहाँ पे जो एमाइनो एसिड्स होता है वो क्या होता है, पॉली डी ग्लूटामिक एसिड, मतलब डी ग्लूटामिक एसिड होते हैं ज़्यादा। पॉली का मतलब हो गया बहुत से डी ग्लूटामिक एसिड। ओके, और लूजली अटैच्ड जो शीट होती है सेल वॉल के ऊपर वो क्या कहलाती है, स्लाइम लेयर कहलाती है। तो ये है सेल एनवेलप की पहली जो है लेयर। ओके, तो वो होती है ग्लाइकोकैलिक्स, ये सेल वॉल के ऊपर प्रेजेंट होती है। अगर कभी पूछ ले एग्जाम में ग्लाइकोकैलिक्स प्रेजेंट बिलो सेल वॉल, बिलो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एबव सेल वॉल, तो आपको याद रखना है कि ये सेल वॉल के ऊपर एबव द सेल वॉल प्रेजेंट होती है। इनके सब बैक्टीरिया, क्या सभी बैक्टीरिया के पास कैप्सूल होगा, नहीं, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनके पास कैप्सूल नहीं होता, लेकिन जिनके पास होता है वो क्या करती हैं, वो जो है कह सकते हैं अपने आप को प्रिवेंट करती हैं फ्रॉम फाइगोसिटिक सेल से। ओके, अब आते हैं दूसरी लेयर पे, सेल वॉल। अब यहाँ पे देखेंगे सेल वॉल, तो आप यहाँ पे पीछे वाले उसमें देख सकते हैं डायग्राम में कि ग्लाइकोकैलिक्स के नीचे कौन सी लेयर है, ये लाइट ब्राउन कलर की, यहाँ पे हमारे पास ये सेल वॉल है, इसी के बारे में पढ़ेंगे। अब जो सेल वॉल होता है वो क्या करता है, उसका मेन फंक्शन क्या है। ओके, तो सेल वॉल का जो मेन फंक्शन है, इट प्रोटेक्ट्स द बैक्टीरिया अगेंस्ट ऑस्मोटिक लाइसिस, मतलब ऑस्मोटिक लाइसिस अगर हो उसे प्रिवेंट करता है बैक्टीरिया को। ओके, सेल वॉल इज केमिकली कंपोज्ड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेंस। अब ये पेप्टिडोग्लाइकेंस क्या है अभी हम लोग डिटेल में देखेंगे, बट अभी आपको याद रखना है कि जो हमारे पास बैक्टीरियल सेल होती है उसमें किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेंस की बनी होती है। लेकिन जब हम आर्की बैक्टीरिया पढ़ेंगे वहाँ पे क्या, और इसी को क्या बोलते हैं, म्यूरेन बोलते हैं, तो वहाँ पे देखेंगे जब आर्की बैक्टीरिया पढ़ेंगे वो मोनेरन के ऐसा ग्रुप है जिसमें जो होती है सेल वॉल होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकेंस की नहीं बनी होती या म्यूरेन की नहीं बनी होती। वहाँ पे क्या होता है, कुछ चेंजेज होते हैं जिसके कारण हम लोग इसको बोलते हैं स्यूडोम्यूरेन, स्यूडोम्यूरेन। ओके, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि ये जो सेल वॉल होगी वो यू बैक्टीरिया में प्रेजेंट होगी। जब हम लोग आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया की कैटेगरी पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसको और डिटेल में देखेंगे, बट आपको अभी यहाँ पे जो नॉर्मल बैक्टीरिया के केस में होती है सेल वॉल किसकी बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेंस की, बट आर्की बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकेंस की सेल वॉल नहीं होगी। क्या वहाँ पे डिफरेंसेस होगा वो हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे, बट अभी आपको क्या याद रखना है कि मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया जो हैं आर्की बैक्टीरिया के अलावा जो यू बैक्टीरिया की कैटेगरी में आते हैं वहाँ पे सेल वॉल जो होगी किसकी बनी होगी, पेप्टाइडोग्लाइकेंस की। ओके, ये क्लियर होना चाहिए। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं ये क्या है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, किसका है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल है, और यहाँ पे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की। तो ये आपको दिख रहा है ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, ये ब्लैक कलर में जो दिख रहा है वो क्या है, सेल वॉल है, जो किसकी बनी है, पेप्टाइडोग्लाइकेंस की। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में हम लोग एक लेयर एक्स्ट्रा लेयर देखते हैं जिसको बोलते हैं आउटर लेयर। तो जब ग्राम बैक्टीरिया के अगर सेल बनाएंगे ऐसे इस तरीके से, तो ये मान लीजिए सेल मेम्ब्रेन हो गई, इसके ऊपर सेल वॉल हो गई, और इसके ऊपर भी एक आउटर मेम्ब्रेन होती है इनके साथ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ओके, बट यहाँ पे जो हमारे पास ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसमें क्या होता है, ये सेल मेम्ब्रेन हो गई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, और इसके ऊपर क्या हो गई, ये सेल वॉल हो गई। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में सिर्फ 2 ही लेयर है आपको दिखेगी। ओके, अब देखिए इसके ऊपर क्या हो सकता है, ग्लाइकोकैलिक्स हो सकता है, बट आपको यहाँ पे ग्लाइकोकैलिक्स दिखाया नहीं है, बस आपको अभी यहाँ पे क्या पढ़ना है, पेप्टाइडोग्लाइकेंस पढ़ना है। ओके, सेल वॉल के बारे में पढ़ना है। तो अब इससे ये क्लियर हुआ कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में 2 लेयर है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में आप देख रहे हैं 2 मेम्ब्रेन है, एक इनर मेम्ब्रेन जो कि ट्रू मेम्ब्रेन होती है और एक आउटर मेम्ब्रेन, उनके बीच में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ओके,
अब देखिए यहाँ पे जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में सेल वॉल होगी जो कि पेप्टाइडोग्लाइकेंस की बनी होती है वो थिक होती है, और यहाँ पे इसकी जो थिकनेस होगी कितना होगी 20 to 80 नैनोमीटर थिक होगी। कितनी होगी 20 to 80 नैनोमीटर थिक होगी। और यहाँ पे पेरीप्लाज्मिक स्पेस, व्हाट इज पेरीप्लाज्मिक स्पेस? द स्पेस प्रेजेंट बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल इज नोन एज पेरीप्लाज्मिक स्पेस। ओके, सो it should be clear what is periplasmic space. It is the space present between cell membrane and cell wall. सेल वॉल किसकी बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकेंस की। और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के केस में जो सेल वॉल होती है वो थिक होती है। कितने थिकनेस इसकी कितनी होती है? 20 to 80 नैनोमीटर थिक होती है। नेक्स्ट बात करेंगे अब हम लोग ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल सेल की सेल वॉल के बारे में। तो यहाँ पे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में जो सेल वॉल होगी वो थिन होगी। आप यहाँ पे इसकी देखिए साइज, तो यहाँ पे देखेंगे 2 to 7 नैनोमीटर थिक होती है एंड कवर्ड बाई थिक आउटर मेम्ब्रेन। अब आप देखिए यहाँ पे सेल वॉल किससे कवर्ड है? आउटर मेम्ब्रेन से कवर्ड है। ओके, अभी देखेंगे कि आउटर मेम्ब्रेन का नेचर क्या होगा, बट आप अभी याद रखिएगा कि जो सेल वॉल होती है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में थिक होती है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में थिन होती है। और साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस। और ग्राम पॉजिटिव के बैक्टीरिया के केस में यहाँ पे जो पेरीप्लाज्मिक स्पेस है वो बहुत कम होता है इन कंपेयर टू ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पेरीप्लाज्मिक स्पेस ज़्यादा है, और ये इन दोनों को मिला करके हम लोग पेरीप्लाज्मिक स्पेस बोलेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पेरीप्लाज्मिक स्पेस ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के केस में ज़्यादा है इन कंपेयर टू ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ओके, नेक्स्ट अब बात करते हैं पेप्टाइडोग्लाइकेन की, जो कि क्या है? मेन कंपोनेंट है सेल वॉल का बैक्टीरिया के केस में। ओके, तो ये क्या होता है? इट इज़ ए पॉलीमर। पॉलीमर किसका बना होता है? पॉलीमर मतलब यहाँ पे कई मोनोमर यूनिट होंगी, तो आपको यहाँ पे सिर्फ मोनोमर यूनिट दिखाया गया है। यही n नंबर में क्या होता है? प्रेजेंट होता है। ओके, और क्या बना लेता है? एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर बना लेगा इस तरीके से, जिसको हम लोग सेल वॉल बोलेंगे। तो अब देखेंगे कि ये इसमें जो मोनोमर यूनिट होती है वो क्या होती है, किन किन लिंकेज से वो बनी होती है, तो आप यहाँ पे देखेंगे। तो इट इज़ अ पॉलीमर कंटेनिंग 2 शुगर डेरिवेटिव। शुगर डेरिवेटिव मतलब यहाँ पे प्योर शुगर नहीं है, शुगर डेरिवेटिव है। और कौन कौन से हैं? एन एस्टिल ग्लूकोसामाइन, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे? NAG बोलेंगे। NAG नाग, तो नाग का फुल फॉर्म क्या होगा? NAG एन एस्टिल ग्लूकोसामाइन। एंड नैग का फुल फॉर्म क्या होगा? एन एस्टिल ग्लूकोसामाइन। एंड एन एस्टिल म्यूरामिक एसिड नेम क्या होगा? NAM। NAM का फुल फॉर्म क्या होगा? एन एस्टिल म्यूरामिक एसिड। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जो पेप्टाइडोग्लाइकेंस होती है वो शुगर डेरिवेटिव से बनी होती है, और एक यूनिट होती है एन एस्टिल ग्लूकोसामाइन NAG, एंड दूसरा होता है एन एस्टिल म्यूरामिक एसिड NAM। दे आर ज्वाइंट टुगेदर विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होती है वो क्या होती है? किसकी बनी होती है? β14 पे बनी होती है। β14 मीन्स आप देख सकते हैं यहाँ पे ये क्या है? बीटा पोजीशन, बीटा है नंबर 1 पोजीशन एंड ये नैम की 4 पोजीशन से इस तरीके से ये बनती है। मतलब β14 लिंकेज होता है इन डेरिवेटिव शुगर के बीच में। तो आपको ये भी याद रखना है कौन सा लिंकेज होता है। तो आपको ये भूलना नहीं है कि पेप्टाइडोग्लाइकेन में जो शुगर डेरिवेटिव होते हैं वो β14 लिंकेज के थ्रू अटैच्ड होते हैं। ओके, और इन लिंकेज को हम लोग ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमको पता है जब शुगर मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्डिंग होती है किसी की तो उसको बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और ये क्या करते हैं? पूरा का पूरा एक जो है वो बना लेंगे, चेन बना लेंगे। साथ ही साथ आप यहाँ पे देखेंगे कि कुछ पेप्टाइड चेन भी अटैच्ड होती है किससे? एन एस्टिल म्यूरामिक एसिड से। आप यहाँ पे देख रहे हैं 4 अमाइनो एसिड का जो है वो क्या हुआ है? यहाँ पे अटैच्ड है। ओके, तो आपको ये भी याद रखना है कि जो हमारे पास पेप्टाइड चेन है वो किस जो है शुगर डेरिवेटिव से अटैच्ड होगी। तो वो किससे अटैच्ड होती है? द पेप्टाइड चेन। अब वो भी कितनी पेप्टाइड चेन? 4 पेप्टाइड चेन। पेप्टाइड चेन ऑफ 4 अमाइनो एसिड्स। ओके, पेप्टाइड चेन ऑफ 4 अमाइनो एसिड अटैच्ड विद एन एस्टिल म्यूरामिक एसिड। ये भूलना नहीं है आपको। तो आपको यहाँ पे देखिए मिलेगा पेप्टाइड चेन्स ऑफ 4 अल्टरनेटिंग D एंड L अमाइनो एसिड। जब हम लोग बायोमॉलिक्यूल डिस्कस करते हैं तो वहाँ बताते हैं कि D फॉर्म अमाइनो एसिड क्या होता है, L फॉर्म अमाइनो एसिड क्या होता है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। कनेक्टेड टू कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ द नेम, मतलब
एन एस्टिल म्यूरेमिक एसिड से। तो आपको याद रखना है पेप्टाइड चेन ऑफ 4 अमीनो एसिड्स अटैच्ड विद कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ एन एस्टिल म्यूरेमिक एसिड। तो एग्जाम में अगर पूछ ले कि नहीं पेप्टाइड चेन अटैच्ड विद एन एस्टिल ग्लूकोसामाइन, तो नहीं, ग्लूकोसामाइन से अटैच नहीं होता। किससे अटैच होता है? एन एस्टिल म्यूरेमिक एसिड से अटैच होता है। एल एलेनाइन शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे लिखा है एल एलेनाइन का, एल ग्लूटामिक एसिड। एम डैप का मतलब होता है मेजो डाइएमिनो पीमेलिक एसिड, मेजो डाइएमिनिक पेमेलिक एसिड या लाइसिन, क्या होता है? या लाइसिन होता है। फिर है डी एलेनाइन, तो एल डी यहाँ पे अल्टरनेटिव फॉर्म में ये अटैच्ड है। ओके, द रिएक्शन दैट फॉर्म्स द पेप्टाइड क्रॉस लिंक्स ड्यूरिंग पेप्टाइडोग्लाइकैन सिंथेसिस इज कॉल्ड ट्रांसपेप्टिडेशन। अब देखिए ये कैसे बनता है, क्या कहते हैं, हमारा पूरा का पूरा सेल वॉल, मान लीजिए ये एक यूनिट है। ओके, ये एक यूनिट है। इसी तरीके से दूसरी यूनिट होगी, तो दूसरी यूनिट का जो हमारे पास डी एलानाइन है, और इसी तरीके से जो दूसरी यूनिट होगी वहाँ पे भी डी एलानाइन आएगा। उनके बीच में जब क्या होती है? क्रॉस लिंकिंग होती है। तो अब पूरा का पूरा हमको क्या बनाना है? इस तरीके से चेन बनाना है ना, तभी तो एक लेयर बनेगी, एक मेम्ब्रेन बनेगी। तो एक मान लीजिए एक यूनिट ये हो गई, दूसरी यूनिट ये हो गई, तीसरी यूनिट ये हो गई। तो उन सभी यूनिट के बीच में जब क्या बनता है? क्रॉस लिंक होता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसपेप्टिडेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसपेप्टिडेशन। और जो पेनिसिलिन होती है वो क्या करती है? मेन काम यही करती है, तो जो ये क्रॉस लिंकिंग हो रही है इसी को ब्रेक कर देती है। और जब ब्रेक कर देगी तो क्या हो जाएगा? पेप्टाइडोग्लाइकैन की जो लेयर बन रही है वो क्या होगी? नहीं बनेगी और डीनेचर हो जाएगा बैक्टीरिया, ऑस्मोलिटिक लाइसिस हो जाएगी। क्योंकि हमको पता है कि सेल वॉल का मेन फंक्शन क्या था? ऑस्मोलिटिक लाइसिस से प्रिवेंट करना। जब यही नहीं रहेगा तो प्रिवेंट कहाँ पे हो जाएगा? तो ये पेनिसिलिन का वर्क होता है। वो आपको आई थिंक क्लियर होगा कि पेनिसिलिन कहाँ वर्क करता है, कि जब हमारे पास पेप्टाइडोग्लाइकैन बन रही होगी तो ये एक यूनिट हो गई नैम एंड नैक की, और ये दूसरी यूनिट हो गई। साथ में क्या अटैच्ड है? ये जो 4 अमाइनो एसिड अटैच हैं, इनके बीच में क्या होता है? क्रॉस लिंकिंग होती है ड्यूरिंग पेप्टाइडोग्लाइकैन वॉल फॉर्मेशन। तो पेनिसिलिन क्या करता है? इसी जो फॉर्मेशन होता है इसी को ब्रेक कर देता है। ओके, तो हमारे पास सेल वॉल नहीं बन पाती, और या बनी होती है तब भी यहाँ पे ही लिंक जो होता है, लिंकेज होता है, उसको ब्रेक कर देगा। तो जो बनी हुई पेप्टाइडोग्लाइकैन है वो डीनेचर हो जाएगी। तो इससे क्या होगा? बैक्टीरिया की डेथ हो सकती है। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो भी आपको यहाँ पे पता होने चाहिए। कुछ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं जिनके पास क्या होता है? एसिडिक सब्सटेंस होता है उनकी सेल वॉल में, जिसको हम लोग बोलते हैं टिकोइक एसिड्स। आपको याद रखना है टिकोइक एसिड इज एसिडिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ओके, इट एब्सेंट इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये चीज याद होनी चाहिए आपको। टिकोइक एसिड क्या कहाँ प्रेजेंट होता है? सेल वॉल ऑफ द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, एंड इट एब्सेंट इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। फंक्शन क्या होता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टिकोइक एसिड? Main function of teichoic acid is to provide rigidity to the cell wall by attracting किसको? some cations like magnesium ion and sodium ion। इनको क्या करता है? अट्रैक्ट करके क्या करता है? सेल वॉल को रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। ओके, तो व्हाट वेयर इट प्रेजेंट इन सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड एब्सेंट इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, and it will provide rigidity to cell wall of gram positive bacteria by attracting magnesium and sodium ion। ओके, मेंबर ऑफ ये कुछ हमारे पास बैक्टीरिया हैं, जैसे माइकोप्लाज्मा हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे, ये जीनस है बैक्टीरिया का। तो जहाँ पे क्या होता है? सेल वॉल एब्सेंट होती है, तो मेंबर्स ऑफ जीनस माइकोप्लाज्मा लैक सेल वॉल। ओके, और एक हमारे पास टर्म आता है एल फॉर्म। व्हाट इज एल फॉर्म बैक्टीरिया? L stand for Lister form bacteria. Some bacteria have cell wall, but after digestion with some antibiotics or lysozyme, they lost their cell wall। मतलब ऐसे बैक्टीरिया जिनके पास पहले सेल वॉल थी, बट उनके सेल वॉल हम लोग इनहिबिट कर रहे हैं, या पेप्टाइडोग्लाइकैन सिंथेसिस इनहिबिट कर रहे हैं बाय यूजिंग एंटीबायोटिक्स और लाइसोजाइम। तो ऐसे बैक्टीरिया जिसमें इनहिबिट किया जाता है इनके द्वारा, और इनहिबिशन के बाद जो बैक्टीरिया होती हैं वो क्या होती हैं? वो होती हैं एल फॉर्म बैक्टीरिया कहलाती हैं। मतलब हम इसमें अगर एग्जाम में आ जाए कि माइकोप्लाज्मा इज एल फॉर्म बैक्टीरिया, नहीं, क्यों? क्योंकि इसमें पहले से ही नहीं है। ओके, पहले से ही इसमें एब्सेंट है।
और एल फॉर्म बैक्टीरिया हम किसको बोल रहे हैं, जिसमें जो है सिंथेसाइज हो रही होगी और उसमें हमने क्या किया, इनहिबिट किया है। ओके, तो ये डिफरेंस समझिएगा कि माइकोप्लाज्मा में तो पहले से ही नहीं है, नेचुरली ही नहीं है सेल वॉल। बट लिस्टर फॉर्म बैक्टीरिया में क्या होता है कि मान लीजिए ये बैक्टीरिया है, इसके पास सेल वॉल है, ये सिंथेसाइज कर रहा है, लेकिन हमने क्या किया, एंटीबायोटिक्स का यूज करके या लाइसोजाइम का यूज करके इसको जो है डिग्रेड कर दिया। ओके, और इससे जो है हमारे पास क्या बन गया, ये विदाउट सेल वॉल की बैक्टीरिया हो गई। तो ऐसे बैक्टीरिया को हम लोग बोलते हैं एल फॉर्म बैक्टीरिया, लिस्टर फॉर्म बैक्टीरिया। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे आउटर मेम्ब्रेन। तो हम यहाँ देख रहे थे जो है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के केस में, ये देखिए आउटर मेम्ब्रेन है। तो मैंने बोला था वहाँ पे कि अभी डिस्कस करेंगे, तो वही अब हम लोग डिस्कस करेंगे आउटर मेम्ब्रेन क्या होती है। ओके, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारे पास क्या कहते हैं बैक्टीरिया है, आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट कहाँ पे होगी, आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी जो है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। तो अगर एग्जाम में ये पूछ ले कि आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, तो नहीं, वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ कहाँ प्रेजेंट होगी, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, सेल वॉल के ऊपर प्रेजेंट होती है। इसका जो केमिकल नेचर होता है वो नॉर्मल जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन होती है बैक्टीरिया की, उससे अलग होता है, उसके जैसा नहीं होता। ओके, ये भी चीज़ आपको याद रखनी है, क्योंकि हमको पता है कि नॉर्मल जो हमारे पास बैक्टीरिया होती है, या तो वहाँ पे क्या होगा, इस तरीके से लिपिड होगा और बीच में हमारे पास प्रोटीन होगी और कार्बोहाइड्रेट की यूनिट हो सकती हैं। ओके, यहाँ पे भी होगा बट दे आर डिराइव्ड कार्बोहाइड्रेट, और यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंजेज होंगे जिसके कारण ये क्या होता है, इसका नेचर नॉर्मल सेल मेम्ब्रेन के नेचर से अलग होता है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट आउटसाइड द सेल वॉल, ये आपको पता ही है। इट इज ऑफन कॉल्ड लिपोपॉलीसैकेराइड लेयर। क्यों लिपोपॉलीसैकेराइड लेयर बोलते हैं, क्योंकि अभी देखेंगे कि इसका जो केमिकल नेचर होगा, ओके, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे लिपोपॉलीसैकेराइड होंगे। लिपो मतलब लिपिड, पॉलीसैकेराइड मतलब कार्बोहाइड्रेट की यूनिट, कई यूनिट। ओके, केमिकली इट इज नॉट सिमिलर टू सेल मेम्ब्रेन, जो हम देख चुके हैं। इट कंटेन्स लिपोपॉलीसैकेराइड। अब आप देखिए इसके पास क्या क्या होता है, लिपोपॉलीसैकेराइड होता है, लिपोप्रोटीन होता है, मतलब प्रोटीन अटैच्ड विद लिपिड इज नोन एज लिपोप्रोटीन, एंड प्रोटीन्स होते हैं, और क्या होता है, फॉस्फोलिपिड होता है। ओके, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं क्या क्या है, लिपोपॉलीसैकेराइड, लिपोप्रोटीन एंड प्रोटीन्स एंड फॉस्फोलिपिड। एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लिपोपॉलीसैकेराइड दिस लेयर इज नोन एज LPS लेयर। व्हाट इज LPS लेयर? इट इज आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ओके, और यहाँ पे देखेंगे कि कुछ रिपीटिंग यूनिट होती है, जिसमें O एंटीजन होता है, जो कि हम क्या करते हैं, जो हमारे पास एंटीबॉडी होते हैं उनके द्वारा रिकग्नाइज किए जाते हैं। लिपिड A है जो कि टॉक्सिन होता है, मेन टॉक्सिक। एक चीज़ और, जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में टॉक्सिसिटी आती है वो इसी लिपिड A के कारण आती है। तो अगर आपसे ये पूछ ले एग्जाम में कि विच पार्ट ऑफ द लिपोपॉलीसैकेराइड रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंडोटॉक्सिन, तो आपको बता देना है लिपिड A, क्योंकि इसमें देखिए 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है इस लिपिड को। O एंटीजन, कोर शुगर्स, या हम इसको कोर पॉलीसैकेराइड भी बोल सकते हैं, या लिपिड A बोल सकते हैं। यहाँ पे तीसरा जो है लिपिड A, यहाँ पे क्या है आप देख सकते हैं, फैटी एसिड्स हैं, और ये किसके साथ अटैच्ड हैं, ये हमारे पास शुगर के साथ अटैच्ड हैं। और जबकि नॉर्मल उसमें जो हमारे पास फैटी एसिड अटैच होता है, जब सेल मेम्ब्रेन देखते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल के साथ हमारे पास क्या अटैच होता है, फैटी एसिड अटैच होता है। बट यहाँ पे डेरिवेटिव शुगर हैं, उनके साथ क्या है, ये फैटी एसिड की चेन अटैच्ड है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये जो शुगर है, इनका जो शुगर का नाम है वो क्या है, वो शुगर का नाम है ग्लूकोसामाइन। ओके, ग्लूकोसामाइन शुगर है, यहाँ पे एनेस्टिल ग्लूकोसामाइन है, जिसके साथ क्या अटैच्ड है, हमारे पास फैटी एसिड अटैच्ड है। जबकि नॉर्मल सेल मेम्ब्रेन में हम लोग देखते हैं क्या होता है, वहाँ पे ग्लिसरॉल के साथ फैटी एसिड अटैच होता है। ये डिफरेंस होता है नॉर्मल सेल मेम्ब्रेन एंड आउटर सेल मेम्ब्रेन में। ओके, और यहाँ पे और सारी ये जो डिफरेंसेस आपको देखने को मिल रहे हैं कि शुगर डेरिवेटिव हैं, जो कि क्या हो रहे हैं, ये इसके फॉर्मेशन में हेल्प कर रहे हैं। ओके, सो केमिकली आपको याद रखना है कि आउटर मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, लिपोपॉलीसैकेराइड, लिपोप्रोटीन, प्रोटीन्स एंड फॉस्फोलिपिड। एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लिपोपॉलीसैकेराइड इट इज ऑल्सो नोन एज LPS लेयर। इट प्रेजेंट आउटसाइड द सेल वॉल ऑफ द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ओके, सो
आइए यहाँ पे देख लेते हैं। आउटर मेम्ब्रेन ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इज रिलेटिवली मोर परमिएबल। क्यों परमिएबल होता है एज कंपेयर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पोरिन्स। आप यहाँ पे देख रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से आउटर मेम्ब्रेन जो होता है वो मोर परमिएबल होता है। क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पोरिन। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? पोरिन प्रेजेंट होता है। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द बैक्टीरिया इज gram negative bacteria more permeable to plasma membrane due to presence of porine. Okay, outer membrane function as channel for transport of hydrophilic low molecular weight substances. मतलब यहाँ से हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस और लो मॉलिक्यूलर वेट जिनका होगा वो आसानी से एंट्री कर सकते हैं। क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस प्रोटीन, पोरिन प्रोटीन। ओके, पेरीप्लाज्मिक स्पेस क्या होता है? जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच का स्पेस, a space present between plasma membrane and the outer membrane is known as periplasmic space. Thinner periplasmic space is found between the plasma membrane and cell wall of gram positive bacteria. तो यहाँ पे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के केस में देखिए यहाँ पे थिन है, जबकि यहाँ पे देखिएगे आउटर मेम्ब्रेन और सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में पूरा स्पेस है, जहाँ पे हमारे पास क्या प्रेजेंट है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के केस में सेल वॉल भी प्रेजेंट है। तो यहाँ पे पेरीप्लाज्मिक स्पेस अगर कोई पूछे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में तो वो ज़्यादा होता है इन कंपेयर टू ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन होती है जहाँ पे पोरिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के केस में, और इसका क्या फंक्शन होता है? इट प्रोवाइड परमेबिलिटी टू हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस एंड सब्सटेंसेस विच हैव लो मॉलिक्यूलर वेट। ओके, नेक्स्ट थर्ड लेयर की बात करेंगे हम लोग, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, तो हमने अभी तक क्या क्या देखा? अभी तक हम लोगों ने ग्लाइकोकैलिक्स देखा, सेल वॉल देखा और आउटर मेम्ब्रेन के बारे में भी पढ़ा। अब हम बढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। ओके, जो बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। अब सबसे नीचे वाली लेयर को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो क्या होता है? प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड और वहाँ पे कुछ हमारे पास कार्बोहाइड्रेट के भी मॉलिक्यूल होते हैं। तो हम कह सकते हैं इट कंपोज्ड प्राइमरीली ऑफ प्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड and small amount of carbohydrate and structurally it is similar to eukaryotic membrane. ये क्या होता है? यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन के सिमिलर। तो जब हम लोग यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन पढ़ेंगे तो वहाँ पे कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। बस डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस वहाँ पे ये होता है कि वहाँ पे जो हमारे पास स्ट्रॉल होती है वो क्या होती है? प्रेजेंट होती है वहाँ पे यूकैरियोट्स के केस में, बट यहाँ पे क्या होता है? हमारे पास एब्सेंट होती है बैक्टीरिया के केस में, एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। ओके, और जो यहाँ पे स्ट्रॉल लाइक सब्सटेंसेस है बैक्टीरिया के केस में, उसको हम लोग बोलते हैं होपेनोइड। क्या बोलते हैं? होपेनोइड। तो यहाँ पे अगर एग्जाम में आपसे कोई ये पूछ ले कि विच सब्सटेंसेस सिमिलर टू स्टेरॉल प्रेजेंट इन बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन, तो आपको ये बता देना है होपेनोइड जो होता है प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, वन मेजर डिफरेंसेस इज द स्टेरॉल प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन वेयर एज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक मेम्ब्रेन एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा को छोड़ के। मॉलिक्यूल सिमिलर टू स्टेरॉल कॉल्ड होपेनोइड। तो आपको याद रखना है होपेनोइड कहाँ पे प्रेजेंट होता है? बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होता है। आर प्रेजेंट इन द मेम्ब्रेन ऑफ मेनी बैक्टीरिया। ओके, और इसका काम क्या होता है? इट प्रोवाइड rigidity and maintain the fluidity of the cell membrane। जब हाई टेम्परेचर या लो टेम्परेचर होता है तो उस समय इनका मेन फंक्शन होता है, ये क्या करते हैं उस समय? ये फ्लूइडिटी प्रोवाइड करने के लिए, या सेल ज़्यादा रिजिड ना हो जाए। हम ये बोलेंगे अगर सिंपल टर्म में, इट प्रोवाइड द इंटीग्रिटी टू सेल मेम्ब्रेन। ओके, तो होपेनोइड या यूकैरियोट के केस में जो स्टेरॉल का काम होता है, जैसे हम लोग कोलेस्ट्रॉल वगैरह बोलते हैं, तो वहाँ पे भी देखते हैं उनका मेन फंक्शन होता है कि ये सेल मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी, फ्लूइडिटी को मेंटेन रखते हैं। तो इस वही काम यहाँ पे होपेनोइड जो है वो बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन के केस में करता है। जब हाई टेम्परेचर होगा या लो टेम्परेचर होगा उस समय ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओके, उस समय ये सेल मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी को मेंटेन करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन परफॉर्म मेनी फंक्शन इंक्लूड्स ट्रांसपोर्ट, एनर्जी ट्रांसडक्शन। तो अगर हम देखें बैक्टीरिया के केस में यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का भी हेल्प करेंगे। अभी देखेंगे हम लोग कि जो क्या कहते हैं यहाँ पे रेस्पिरेटरी रिएक्शंस हैं वो कहाँ पे चलेंगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में चलते हैं, क्योंकि इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह तो होता नहीं है पहली चीज़। तो यही यहाँ पे देखेंगे। इन्वेजिनेशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्म स्ट्रक्चर कॉल्ड मेसोसोम्स। मेसोसोम्स के बारे में जब हम लोग साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो वहाँ पे डिटेल में देखेंगे, बट आपको भी ये याद
रखना है कि बैक्टीरिया के केस में क्या होता है कि जो मेम्ब्रेन होती है वो इस तरीके से साइटोप्लाज्म की तरह इनफोल्डेड होती है, और इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं मेसोसोम्स, जो कि अभी पढ़ेंगे जब वहाँ पे पढ़ेंगे सेंट्रल मेसोसोम क्या होता है, पेरिफेरल मेसोसोम क्या होते हैं, और इनका फंक्शन क्या होता है। इसीलिए यहाँ पे क्या होंगे, रेस्पिरेटरी एंजाइम और रिप्रोडक्शन से क्या कहते हैं रिलेटेड जो है सेल डिवीजन से रिलेटेड जो एंजाइम प्रेजेंट होंगे, जिसके कारण क्या होता है सेल बैक्टीरिया सेल डिवाइड कर पाता है या सेल रेस्पायर कर जाता है। इसलिए हम बोलते हैं कि जो बैक्टीरिया में रेस्पिरेटरी एंजाइम होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, बट एक्चुअली हम देखेंगे जब मेसोसोम तो वहाँ पे डिटेल में देखेंगे कि कहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बैक्टीरिया में, जो कि यूकैरियोट्स के सिमिलर है, जबकि बैक्टीरिया के प्रोकैरियोट्स के सिमिलर है। यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है, फिर से मैं बता दूँ, डिफरेंस जो होता है वो यहाँ पे यूकैरियोट के केस में स्ट्रॉल होता है, बट यहाँ पे आप देखेंगे कि स्ट्रॉल की जगह क्या है और दूसरा केमिकल है होपेनोइड जो है प्रेजेंट होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये लिपिड लेयर है, यहाँ पे इंटीग्रल प्रोटीन भी है कुछ हमारे पास, और साथ ही साथ क्या है ग्लाइकोलिपिड, लिपिड अटैच्ड विद लिपिड, एंड ऑलिगोसैकेराइड की मेम्ब्रेन जो कि यहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन भी है, जो कि ग्लाइको आप देख सकते हैं शुगर का जो यूनिट है वो किसके साथ अटैच्ड है, प्रोटीन के साथ अटैच्ड है। तो आप ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं किसके सिमिलर है, यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन के सिमिलर है। तो आप बता सकते हैं कंपोनेंट ऑफ द बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन क्या डिफरेंस होता है प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के केस में, कौन सा स्ट्रक्चर जो है इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाती है बैक्टीरिया के केस में। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आप लेक्चर अपने फ्रेंड ग्रुप में भी शेयर करिए, उनको भी बेनिफिट होगा, और हम इसी तरीके से कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर में आए हुए रिलेटेड टॉपिक से जो भी क्वेश्चंस होंगे वो भी साथ ही साथ डिस्कस करते चलेंगे, जिससे आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आप लेक्चर को अपने फ्रेंड ग्रुप में भी शेयर करिए, और कमेंट करिए, लाइक करिए, और आप भी चैनल को देखते रहिए। थैंक यू।